बड़ा आदमी। सज्जन सिंह के घर जब उनके पोते का जन्म हुआ तो कुछ दिनों बाद उन्होंने पुजारी से कहा कि इस बच्चे का नामकरण संस्कार कर दो। सज्जन सिंह ने अपनी कड़कड़ाती आवाज में पुजारी से कहा कि मेरे पोते का नाम कुछ इस तरह से होना चाहिए कि उससे शक्तिशाली व्यक्तित्व की झलक दिखाई देनी चाहिए। मैं अपने पोते को बहुत बड़ा और महान आदमी बनाना चाहता हूं। घर में आए हुए मेहमानों की ओर देखते हुए सज्जन सिंह ने कहा कि आप सभी देखना, एक दिन मैं अपने पोते का नाम दुनिया के चारों कोनों में फैला दूंगा। पुजारी ने कहा कि वैसे तो वही होता है जो भगवान को मंजूर होता है, लेकिन आप किसी भी तरह उसका नाम दुनिया के चारों कोनों में नहीं फैला सकते। सज्जन सिंह ने गुस्सा करते हुए कहा कि यह तुम क्या कह रहे हो? लगता है तुम्हें मेरी ताकत और दौलत का अंदाजा नहीं है। भगवान की कृपा से इतना पैसा इकट्ठा कर चुका हूं कि मेरी आने वाली कई पीढ़ियों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुजारी ने सफाई देते हुए कहा कि मेरा कहने का तो सिर्फ ये मतलब था कि दुनिया गोल है, उसके चार कोने होते ही नहीं। ऐसे में आप अपने पोते का नाम चारों कोनों में कैसे फैलाओगे? पुजारी का ये मजाक सुनते ही वहां बैठे सभी मेहमान चौंक गए, क्योंकि हर कोई जानता था कि सज्जन सिंह वो इंसान है जिसने आज तक कभी अपने नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी। हर कोई जानता था कि सज्जन सिंह के एक इशारे पर उसके नौकर अच्छे अच्छे लोगों की अक्ल ठिकाने लगा देते हैं। सज्जन सिंह के तेवर चढ़ते देखकर पुजारी को ऐसे लगा कि उसकी आंखें अंगारे उगल रही हैं। घर में हो रहे शुभ काम के सारे माहौल को संभालते हुए सज्जन सिंह की पत्नी ने पुजारी जी से कहा कि आप बेकार की बातें छोड़कर पूजा शुरू करो। घर की मालकिन से इतने शब्द सुनते ही उस पुजारी ने राहत की सांस लेते हुए गिरगिट की तरह रंग बदलने में ही भलाई समझी। अब वो सज्जन सिंह और उसके पोते की तारीफों के पुल बांधने में लग गए। वहां बैठे सभी लोग ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि पुजारी जी जहां ज्ञान ध्यान की गहरी जानकारी रखते हैं, वहीं हालात देखकर दूसरों को उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा करने में भी निपुण हैं। नामकरण संस्कार की रस्म खत्म होने पर सज्जन सिंह की पत्नी ने पुजारी जी से कहा कि अब इस बच्चे को ऐसा आशीर्वाद दो कि आने वाले समय में ये इतना बड़ा आदमी बने कि सारे खानदान का नाम रोशन कर सके। पुजारी जी ने सज्जन सिंह की पत्नी से कहा कि आपके घर में हर कोई इस बच्चे को बड़ा आदमी बनाने की रट लगाए हुए है, लेकिन जिस तरह साहब जी हर समय अपने अहंकार और क्रोध की बातें करते हैं, उस तरह के संस्कारों से कभी बच्चों को बड़ा आदमी नहीं बनाया जा सकता। हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात होती है अच्छा आदमी बनना। आपके यहां तो अमीरी, धन दौलत और अधिक जमीन जायदाद के मालिक को ही बड़ा इंसान समझा जाता है। बड़ा आदमी बनने के लिए इन सब चीजों की नहीं, बल्कि माँ बाप, परिवार और गुरुजनों के अच्छे संस्कारों की जरूरत होती है। इसी के साथ अच्छा व्यक्ति बनने के लिए अच्छी शिक्षा और अच्छे मित्रों का सहयोग जरूरी होता है। सज्जन सिंह की धर्मपत्नी ने कहा कि पुजारी जी, आप जिस तरह से राह दिखाओ हम सब कुछ उसी तरह से करेंगे, फिर तो कोई अड़चन नहीं आएगी। काफी देर से दूर बैठे सज्जन सिंह ने पुजारी को धमकाते हुए कहा कि अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, फिर यह भाषणबाजी कैसे हो रही है? पुजारी ने सज्जन सिंह से कहा कि ये आप भी जानते हैं और मैं भी कि यहां बैठे किसी भी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपके खिलाफ एक लफ्ज भी बोल सके। मैं जब से यहां आया हूं, आपकी आंखों में एक ही सपने की झलक दिखाई दे रही है कि आपका पोता जल्द से जल्द दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका यह सपना कभी सच हो पाएगा, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी कमी है आपका अहंकार। यह सच है कि आप अपनी दौलत के बल पर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप भगवान को माने या न माने, आप चाहकर भी कुदरत के नियमों के खिलाफ नहीं जा सकते। दुनिया वाले चाहे आपके मुंह के सामने कुछ भी कहते रहें, लेकिन आपके हाव भाव, व्यवहार और चाल चलन आपके बारे में सब कुछ बयां कर देता है। आज आप मुझे चाहे कोई भी सजा दे देना,
लेकिन मुझे ये कहने से मत रोकना कि खरा सच हमेशा खरा ही होता है। जब तक हम उस सच को ग्रहण नहीं कर लेते, उस समय तक हम जीवन की गहराइयों को नहीं समझ सकते। किसी भी अच्छी बात को अपनाने के लिए उसके बारे में सुनना जरूरी है, और आपको किसी दूसरे की बात सुनने की न तो आदत है और न ही आपके स्वभाव में है। आप तो हर समय सिर्फ खुद ही बोलना जानते हैं। जब तक आप किसी विद्वान की बात ठीक से नहीं सुनते, उस समय तक आपका दिमाग हर तरफ से बंद रहता है। ऐसे हालात में आप अपने बच्चे को बड़ा आदमी कैसे बना सकते हैं? पुजारी की इतनी कठोर बातें सुनकर सज्जन सिंह का मन तो कर रहा था कि 1 मिनट से पहले इस पुजारी के सारे इंजर पिंजर ढीले कर दे, परंतु माहौल की नजाकत को देखते हुए इतना ही कह पाए कि पुजारी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बड़ा आदमी नहीं हूं? मेरे घर में तुम्हें किस चीज की कमी दिखाई दे रही है? पुजारी जी ने कहा कि असल में बड़ा आदमी वो होता है जो सबसे पहले आसमान की तरह विनम्र होकर झुकना जानता है। पुजारी की बातें जॉली अंकल भी बड़े गौर से सुन रहे थे, और उन्होंने तो यह कबूल कर लिया है कि जिस तरह हाथियों के समूह में ही हाथी बढ़ते और पलते हैं, उसी तरह बड़े महापुरुषों की संगत में रहकर ही बड़ा आदमी बना जा सकता है। रिश्ते तो सभी अनमोल होते हैं, पर इसे अहमियत कुछ अच्छे लोग ही देते हैं। रिश्तों को सदा मजबूत कीजिए। पेंटर बाबू। शहर में लंबे अरसे के बाद एक मशहूर पेंटर बाबू की तस्वीरों की नुमाइश लगी तो इलाके का हर शख्स उनकी चित्रकारी को देखने के लिए जरूरी काम छोड़ वहां आने लगा। कश्मीर घाटी की एक बहुत ही मनमोहक तस्वीर गैलरी में लगी अनेक तस्वीरों के मुकाबले लोगों का ध्यान सबसे अधिक अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उस तस्वीर में चित्रकार ने घाटी के सुंदर पहाड़ों, वादियों और झरनों को बहुत ही मनमोहक और आकर्षक रंग रूप दिया था। दुनिया भर में स्वर्ग से अधिक सुंदर और मशहूर कश्मीर के बगीचों को बिल्कुल जीवंत कर दिया था। यहां तक कि तस्वीर में खिले हुए खूबसूरत फूल और चिनार के पेड़ तो इस कदर मौलिक लग रहे थे कि भंवरे और तितलियां भी धोखा खा जाएं। जनसाधारण के साथ कुछ ऊंचे घरानों के कारोबारी लोग भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस नुमाइश को जब देखने आए तो वो भी ऐसी सुंदर तस्वीर को देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। एक बड़े घराने की कारोबारी महिला ने जब अपने पति के साथ इस तस्वीर को देखा तो तस्वीर को देखते ही इतनी दीवानी हो गई कि उसने अपने पति से उस तस्वीर को खरीदने के लिए आयोजकों से बात करने को कह डाला। गैलरी के एक कोने में बैठे पेंटर बाबू जल्द ही वहां हाजिर हो गए, लेकिन उन्होंने वो दिलकश तस्वीर बेचने से मना कर दिया। जब उस कारोबारी ने अपनी बीवी की जिद को पूरा करने के लिए उस तस्वीर की कीमत 2 लाख रुपए देने की पेशकश की तो पेंटर बाबू अपने ऊपर काबू न रख पाए और झट से तस्वीर बेचने के लिए राजी हो गए। सौदा तय होते ही उस कारोबारी की बीवी ने पेंटर बाबू से कहा, कृपया इस तस्वीर पर अपने हस्ताक्षर कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी। कारोबारी ने भी जल्दी से अपना लाल स्याही वाला पेन पेंटर मियां की ओर बढ़ाते हुए तस्वीर पर हस्ताक्षर करने की गुजारिश की। पेंटर बाबू जब तस्वीर पर हस्ताक्षर करने लगे तो लिखते समय वो पेन कुछ अटकने लगा। कारोबारी ने कहा कि इसे थोड़ा सा छिड़क दो तो ये ठीक से लिखने लगेगा। पेंटर बाबू ने जैसे ही 2-3 बार उस पेन को छिड़का तो लाल स्याही के कुछ छींटे उस तस्वीर पर आ गए। इससे पहले कि वो कारोबारी उस तस्वीर की कीमत अदा करता, उसकी बीवी ने आंखों के इशारे से पति को तस्वीर खरीदने से मना कर दिया। कारण जानने पर उस औरत ने कहा कि कुछ पल पहले कुदरत के दिलकश नजारों को दर्शाती इस तस्वीर पर अब लाल स्याही के दाग किसी सफेद चद्दर पर खून की तरह चमक रहे हैं। मैं किसी भी हाल में इस बदसूरत तस्वीर को अपने घर की शोभा नहीं बना सकती। पेंटर बाबू को ये सब सुनते ही बहुत बड़ा धक्का सा लगा और वो गहरी सोच में डूब गए।
उनके मन में विचार उठने लगे कि मेरे चंद रंगों और ब्रश की चित्रकारी से बने ये पहाड़, झरने और वादियों के नज़ारे देख सभी लोग मेरे लिए वाहवाही कर उठते हैं। लेकिन उसी तस्वीर पर लाल स्याही के चंद छींटों को देख इन सभी को किस कदर घबराहट होने लगी है। लाल स्याही के धब्बे इन्हें खून की तरह दिखाई देने लगे। कुछ पलों में ही किसी न किसी कारणवश हर किसी का चेहरा उदास हो गया। पेंटर बाबू सोच की गहराइयों में डूबे, आसमान की बुलंदियों के पीछे छिपे बैठे जहां के मालिक रूपी पेंटर के दुख दर्द के बारे में सोचने लगे। खुदा ने तो दुनिया के सबसे दिलकश और खूबसूरत नज़ारों की हर नेमत कश्मीर वासियों की झोली में डाली है, लेकिन आज वहां सुबह शाम खून खराबे और तबाही का मंजर देख उसका दिल कितना रोता होगा। अब तक हजारों लाखों निर्दोष लोगों का खून बहता देख उसकी आंखों में कितने आंसू आ रहे होंगे, इसका अंदाजा लगाने की हमने कभी कोशिश नहीं की। पेंटर बाबू के साथ साथ जॉली अंकल दहशतगर्दों और अलगाववादियों से सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हम अपने परिवार की हर खुशी में शरीक होने वाले मेहमानों को वापस जाते समय तो बढ़िया बढ़िया तोहफे देते हैं। लेकिन जिस खुदा ने हमें दुनिया की सबसे अनमोल खूबसूरती के खजानों से नवाजा है, उसे हम बदले में सिवाय खून खराबे के और क्या दे रहे हैं। किसी भी इंसान की कल्पना वो सब कुछ देख सकती है जो उसकी आंखें नहीं देख सकती। बाप तो आखिर बाप ही होता है। एक दिन अमन के पिता गांव से अचानक अपने बेटे को मिलने शहर पहुंच गए, जहां वो कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। जैसे ही वो स्टेशन से उसके घर पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि अमन एक लड़की रेखा के साथ एक ही घर में रह रहा था। दोनों का सारा सामान भी एक ही कमरे में पड़ा हुआ था। अमन के पिता ने उन दोनों को इकट्ठे रहते देख कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनके मन में इस रिश्ते के शक के बीज ने जरूर जन्म ले लिया। वो अपने बेटे के इस नए रिश्ते के बारे में जानने को बहुत अधिक आतुर हो रहे थे। शाम को जब वो अपने बेटे के साथ सैर करने के लिए निकले, तो उन्होंने उससे लड़की के बारे में जानने की मंशा से उसके साथ रहने का कारण पूछ ही लिया। बेटे ने शहर में महंगी और अच्छी जगह की कमी जैसी कई मजबूरियां अपने पिता को बता दी। जैसे कि एक मशहूर कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक उसी तरह से अमन ने अपने पिता के सामने बिना और कुछ पूछे ही अपने रिश्ते को पाक साबित करने की कई दलीलें दे डाली। रात को जब खाना खाने के लिए तीनों इकट्ठे बैठे, तो अमन फिर से अपने पिता को हर प्रकार की सफाई देने की कोशिश करता रहा। उसने उन्हें बताया कि रेखा बहुत ही अच्छे परिवार से है और स्वभाव की भी बहुत अच्छी है। पढ़ाई के साथ खाने पीने में भी मेरी हर तरह से और हर समय मदद करती है। पिता के शक को कुछ हद तक कम करते हुए उसने आगे कहा कि वैसे भी हम दोनों अलग अलग कमरे में ही रहते हैं, सिर्फ दिन में ही थोड़ी देर के लिए कभी कभी जरूरी काम से मिलते हैं। बच्चे कितने भी बड़े और चतुर क्यों ना हो जाएं, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि बाप तो आखिर बाप ही होता है। ठीक उसी तरह अमन के पिता ने भी उन दोनों के हाव भाव और आंखों की बातचीत से अंदाजा लगा लिया कि दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो चुकी है। ज्ञानी लोग एक बात कहते हैं कि हमारी जुबान कितना भी झूठ बोलने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन हमारी आंखें कभी भी जुबान और चेहरे का साथ नहीं देती। ना चाहते हुए भी हमारी आंखें सारी सच्चाई बयां कर ही देती हैं, और समझदार लोग इस भाषा को पढ़ने में कभी कोई चूक नहीं करते। एक दो दिन वहां रुकने के बाद जब अमन के पिता घर वापस आए, तो उन्होंने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। मां ने बेटे की तरफदारी करते हुए कहा कि आपको तो हर आदमी में कुछ ना कुछ कमी नजर आती है। हर किसी पर शक करना तो तुम्हारा पुराना स्वभाव है। कुछ भी हो जाए, हमारा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। उसकी शादी तो मैं अपनी ही बिरादरी में परिवार द्वारा पसंद की हुई लड़की के साथ बड़ी धूमधाम ही से करूंगी। उधर अमन के पिता के जाने के बाद रेखा ने अमन से कहा कि जब से तुम्हारे पिता हमें मिलकर गए हैं, तब से मेरी एक महंगी वाली घड़ी नहीं मिल रही।
अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बार पत्र लिखकर उनसे पूछ लो कि कहीं गलती से उनके सूटकेस में तो नहीं चली गई। अमन को यह बात काफी अजीब सी लगी कि रेखा एक तरीके से उसके पिता पर शक कर रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्यार अंधा होता है और प्यार में आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ना चाहते हुए भी अमन ने अपनी मां को इस बारे में एक पत्र लिख ही डाला। एक दिन जब अमन के पिता शाम को दफ्तर से घर वापस आए तो अमन की मां ने उन्हें बताया कि अमन की चिट्ठी आई है। उसने आपसे माफी मांगते हुए पूछा है कि कहीं गलती से उसके साथ रहने वाली लड़की रेखा की घड़ी तो आपके सामान में नहीं आ गई। उसके पिता ने उसी समय उस पत्र का जवाब बहुत ही सलीके से देते हुए लिखा कि मेरे प्यारे बेटे, मैं ये नहीं कहता कि तुम दोनों एक ही कमरे में रहते हो या रेखा तुम्हारे ही कमरे में सोती है, परंतु वो अपने कमरे में रहती होती तो उसको उसकी घड़ी पहले दिन ही अपने तकिए के नीचे मिल जाती। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि झूठ बोलने वाला अल्पकाल के लिए ही जीतता है, लेकिन असली आनंद तो सच बोलने वाले को ही मिलता है। जीवन में एक बात सदैव याद रखो कि इंसान का व्यवहार ही उसके व्यक्तित्व को निखारता है। भगवान ने माता पिता को धरती पर विधाता का रूप देकर भेजा है, इसलिए बुजुर्गों की सेवा करने वाले की आयु, यश, विद्या और शक्ति में सदैव वृद्धि होती है। अंत में जॉली अंकल इस विषय में जमाने से भी तेज भागने वाले युवाओं को केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि आप कितने भी चतुर और होशियार क्यों ना बन जाओ, लेकिन एक बात कभी मत भूलना कि बाप तो आखिर बाप ही होता है। वो माता पिता बुद्धिमान होते हैं जो अपने बच्चों को अच्छे से समझ पाते हैं। ओवर टाइम। शाम होते ही गप्पू के सभी दोस्त अपने मम्मी पापा के साथ बाजार घूमने फिरने या फिर कोई फिल्म देखने निकल जाते। गप्पू अपने माँ बाप की इकलौती संतान होने के कारण बिल्कुल अकेला और उदास सा अपने पापा मम्मी के इंतजार में घर में बैठा रहता। वो कभी भी अपने पापा के साथ घूमने नहीं गया था। जब कभी गप्पू के दोस्त उससे किसी फिल्म या होटल के खाने के बारे में जिक्र करते तो उसका मन बहुत ही बेचैन सा हो जाता था। वो मन ही मन सोचता कि उसके पापा तो कभी भी उसके साथ नहीं खेलते। वो मोहल्ले के बाकी सभी लोगों की तरह समय पर घर क्यों नहीं आते? मेरे पापा ही सदा देरी से क्यों आते हैं और न ही उसे कहीं भी घुमाने ले जाते हैं? आज मैं पापा के आने तक उनका इंतजार करूंगा और दफ्तर से रोज देरी से आने का कारण भी जरूर पूछूंगा। जैसे ही गप्पू के पापा घर आए तो गप्पू ने अपने दिल की सारी बात उनसे कह डाली। उसके पापा ने उसे समझाया कि हमने अपने घर और कार के लिए बैंक से बहुत सा पैसा कर्ज पर लिया हुआ है। उसकी किश्तें देने के लिए मुझे रोज ओवर टाइम करना पड़ता है। पापा, ये ओवर टाइम क्या होता है? गप्पू ने जोश जोश में अपने पापा से पूछा। जवाब में उन्होंने उसे समझाया कि नियमित समय से अतिरिक्त कार्यकाल में जो काम किया जाए उसे ओवर टाइम कहते हैं। इस काम से जो पैसे मुझे मिलते हैं उनसे मैं बैंक की किश्तें चुका पाता हूं। अब गप्पू ने पूछा कि एक दिन ओवर टाइम करने से आपको कितने पैसे मिलते हैं? गप्पू के पापा ने कहा, मुझे एक दिन में 300 रुपए मिल जाते हैं। कुछ देर सोचने के बाद गप्पू ने अपने पापा से कहा, क्या आप मुझे इसमें से थोड़े से रुपए दे सकते हैं? गप्पू के पापा ने खुशी खुशी गप्पू को 20 रुपए दे दिए। कुछ दिन बाद गप्पू ने फिर इसी तरह अपने पापा से पैसे मांगे तो उन्होंने पूछा कि वो इन पैसों का क्या करेगा। गप्पू ने कहा कि मैं ये सारे पैसे अपने पिगी बैंक में जमा कर रहा हूं, मुझे एक बहुत ही जरूरी चीज खरीदनी है। उसके पापा को गप्पू की ये बचत करने की आदत अच्छी लगी और वो रोज ही उसे कभी 5 तो कभी 10 रुपए देने लगे। एक दिन सुबह जब गप्पू के पापा दफ्तर जाने लगे तो उसने बड़े ही प्यार से कहा कि पापा, आज मेरा जन्मदिन है, मैंने अपने कुछ दोस्तों को घर पर बुलाया है, क्या आप आज शाम को दफ्तर से थोड़ा जल्दी घर आ सकते हैं? उसके पापा ने कहा कि मैंने उस दिन तुम्हें समझाया था ना बेटा कि मुझे ओवर टाइम के लिए रुकना पड़ता है। ये सुनते ही गप्पू दौड़कर अपने कमरे में गया और अपना पिगी बैंक उठा लाया।
उसने उसमें से सारे पैसे निकालकर पापा के सामने रख दी और बोला कि उस दिन मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ खरीदनी है। मैंने ये सारे पैसे आज के दिन आपका ओवरटाइम खरीदने के लिए इकट्ठे किए हैं। ये पूरे 300 रुपये हैं। आप ये पैसे ले लो, लेकिन प्लीज़ आज आप ओवरटाइम नहीं करोगे। मुझे आज अपना जन्मदिन आपके साथ मनाना है। आज मैं अकेला नहीं रह सकता। मासूम बच्चे के प्यार का ये नजारा देख गप्पू के मम्मी पापा की आंखें नम हो आईं। हम सभी जानते हैं कि परिवार के लिए सुख सुविधाएं जुटाने के लिए मेहनत करना बहुत अच्छी बात है। जॉली अंकल का तजुर्बा तो यही कहता है कि जो कुछ आपके भाग्य में है उसे दुनिया की कोई भी शक्ति आपसे छीन नहीं सकती, और जो कुछ आपके भाग्य में नहीं है उसे दुनिया की कोई भी ताकत आपको दे नहीं सकती। ऐसे में दिन रात ओवरटाइम करके पैसा कमाने की होड़ में बच्चों की छोटी छोटी खुशियों की कुर्बानी देना कहां तक जायज है। दुनिया का अमीर से अमीर इंसान भी बीते हुए समय को कभी वापस नहीं ला सकता। शुभ लाभ। आज एक बार फिर से प्रेम बाबू ने अपनी दुकान की पूजा करने के लिए पुजारी जी को बुलाया था। पूजा के इस शुभ मौके पर घर के सभी लोग आए हुए थे। पूजा संपन्न होते ही पुजारी जी ने सुख समृद्धि का आशीर्वाद देने के साथ दुकान की चौखट, बही खातों और तिजोरी पर केसर से शुभ लाभ लिख दिया। पास खड़ी प्रेम बाबू की बेटी ने पुजारी जी से पूछा कि शुभ लाभ लिखने से क्या होता है। पुजारी जी ने बताया कि ऐसा माना जाता है कि शुभ लाभ लिखने से महालक्ष्मी और गणेश जी तो प्रसन्न होते ही हैं, वहीं दुकान शुभ बनी रहने के साथ अच्छा लाभ भी देती है। बेटी ने पुजारी जी से शिकायत करते हुए कहा कि हम तो कई सालों से पूजा करवा रहे हैं, लेकिन हमें तो कभी भी लाभ नहीं होता। आप भी हर बार आशीर्वाद देकर हमें झूठी तसल्ली दे जाते हैं। मेरी सभी सहेलियों के घर में कार है, लेकिन हम लोग आज भी पुराने से स्कूटर पर ही चलते हैं। पुजारी ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान इस बार तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करके दुकान में लाभ देने के साथ तुम्हारी सभी इच्छाएं भी पूरी करेंगे। इतने में प्रेम बाबू की पत्नी ने उनके पास आकर कहा कि मम्मी ने सारे परिवार के साथ हरिद्वार जाने का प्रोग्राम बनाया है। आप दुकान की चाबियां अपने मुंशी को दे आना। पत्नी के हुक्म को मानते हुए अगले दिन सुबह ही प्रेम बाबू अपना सामान लेकर ससुराल पहुंच गए। सभी लोग एक बस में बैठकर हरिद्वार के लिए निकल पड़े। सारे रास्ते खाने के साथ साथ गाना बजाना चलता रहा, जिससे सफर का मजा दो गुना हो गया। हरिद्वार पहुंचते ही प्रेम बाबू की सासू मां ने गंगा स्नान की इच्छा जताई। स्नान करके घाट से जब सासू मां बाहर आ रही थीं, तो उनके मन में आया कि चलो आज ये देखती हूं कि मेरा कौन सा दामाद मुझे सबसे अधिक प्यार करता है। उन्होंने पैर फिसलने का ऐसा स्वांग किया जैसे कि वो सचमुच गंगा में डूब रही हों। उनके सबसे छोटे दामाद ने झट से छलांग लगाई और सासू मां का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर निकाल लिया। इस लगाव को देखते हुए सासू मां ने अपने छोटे दामाद से कहा कि घर में जो लाल रंग की कार है वो आज से तुम्हारी हुई। अगले दिन भी सासू मां ने फिर यही नाटक खेला। इस बार बीच वाले दामाद ने भागकर सासू मां की जान बचा ली। सासू मां ने खुश होकर दूसरे दामाद से कहा कि हमारे घर में जो मोटरसाइकिल है वो तुम्हें तोहफे में देती हूं। ये सब कुछ होने के बाद सासू मां के मन में ये बात खटकने लगी कि मेरा सबसे बड़ा दामाद प्रेम बाबू वैसे तो बहुत ही मोह प्यार की बातें करता है, लेकिन मुझे बचाने के लिए एक बार भी हिम्मत नहीं दिखाई। थोड़ी देर बाद सासू मां घाट के साथ साथ टहल रही थीं कि अचानक उनका पैर सच में फिसल गया। वो काफी जोर से मदद के लिए चिल्लाई। प्रेम बाबू ने उनकी आवाज तो सुन ली, पर साथ ही मन इस दुविधा में फंस गया कि अब तो घर में सिर्फ एक पुरानी साइकिल ही बची है, उसके लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालूं। इससे पहले कि प्रेम बाबू कोई निर्णय ले पाते, उनके देखते देखते सासू मां गंगा की तेज धारा के साथ बहकर डूब गईं। सासू मां का अंतिम क्रियाकर्म करने के बाद सभी लोग मायूस से होकर घर लौट आए।
घर आकर प्रेम बाबू के ससुर ने अपनी पत्नी की डायरी खोली तो उसमें प्रेम बाबू की बेटी के लिए सासू माँ ने अपने हिस्से में से 10 लाख रुपए अलग से देने के लिए लिखा हुआ था। इस वाक्य का प्रेम बाबू की बेटी पर इतना गहरा असर हुआ कि उसने परीक्षा में अधिक अंक अर्जित करने की मंशा से अपनी सभी किताबों और कॉपियों के ऊपर शुभ लाभ लिख डाला। जब उसकी टीचर ने यह अजीब हरकत देखी तो उसने उस बच्ची से इसका कारण पूछा। प्रेम बाबू की बेटी ने झट से अपनी दुकान की पूजा से लेकर हरिद्वार वाला सारा किस्सा सुना डाला। टीचर ने बच्ची को समझाते हुए कहा कि मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि परंपरा को न माना जाए। वैसे भी हर व्यक्ति की यह कमजोरी है कि उसे अधिक से अधिक लाभ कमाना अच्छा लगता है, परंतु एक दिन ये लाभ ही लोभ बनकर हमारी परेशानियों को बढ़ा देता है। प्रेम बाबू की बेटी ने कहा कि आप पता नहीं कैसी बातें कर रही हैं। पैसे के बिना भी क्या कोई जिंदगी है? मेरी नानी के मरने से पहले तो कई बार हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि स्कूल की फीस भी समय पर जमा करवा सकूं। टीचर ने पूछा कि मुझे सच्चे मन से ये बताओ कि क्या तुम्हें जो ये पैसा मिला है, इससे तुम और तुम्हारे परिवार के लोग खुश हैं? क्या तुम इसे असल में शुभ लाभ मानती हो? टीचर ने उस बच्ची से आगे कहा कि बेटी, जिस तरह लहरों के बिना समुद्र की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह समस्याओं के बिना कोई जीवन नहीं होता। परंतु यदि तुम इधर उधर शुभ लाभ लिखने के बजाय अपने दिल में एक बार शुभ लाभ लिख लोगी तो तुम अपने अंदर एक नई ऊर्जा और विश्वास को महसूस करो। टीचर जी की बात जॉली अंकल के दिल को इस हद तक छू गई कि उसमें से ये आवाज आ रही है कि यदि हम खुद को मोह माया के जाल में फंसने से बचा लेते हैं तो ईश्वर खुद ही शुभ लाभ हमारी झोली में डाल देता है। तुम सदा पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे कभी ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है।